नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। संभल में हरिहर मंदिर और शाही जामा मस्जिद के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ चुका है। चंदोसी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद अगली तारीख 21 जुलाई को तय की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के सर्वे के आदेश को सही ठहराया है और इस विवाद में पिछले साल 24 नवंबर को उस समय सुर्खियां बटोरी थी जब सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इसी हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। कोर्ट के आदेश के बाद से अब तक 96 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि 2750 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी ने 1100 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसमें 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को मुख्य आरोपी के रूप में दिखाया गया है, जबकि सोहेल इकबाल का नाम चार्जशीट से बाहर रखा गया है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को मुख्य आरोपी बनाया गया है, उससे क्या संकेत तो एक ही है कि जियाउर रहमान भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो लिस्ट पहले से बनी हुई थी और जिसमें आजम खान का नाम था। आजम खान इतने बड़े नेता जो आजकल इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। आजकल कोई पूछ भी नहीं रहा है, केवल उनके इस्तेमाल के लिए इंतजार कर रहा है। चुनाव का समय आने दो। जैसे लोकसभा का चुनाव के समय आया था तो उस समय आजम खान के दरवाजे पर 2-4 लोग पहुंचे थे, कांग्रेस वाला भी पहुंचा था। उस समय कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन होगा, तो उसे भी एक मुस्लिम चेहरा चाहिए था। अब तो कांग्रेस खुद ही अपना मुस्लिम चेहरा खड़ा कर रखी है। इमरान मसूद है, इमरान प्रतापगढ़ी है, ये सारे लोग हैं। तो इसलिए वो कांग्रेस भी अब भाव उन नेताओं को नहीं दे रहे कि अपना ही हम एक आधार तैयार कर लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इधर है ही इमरान मसूद जी और उधर प्रतापगढ़ी है ही कवि लेखक मंच संचालन करने के लिए, तो ये दोनों मुस्लिम चेहरा है, तो फिर तीसरे की जरूरत नहीं है। अब उसी लिस्ट में जियाउर रहमान बर्क आ चुका है, मतलब योगी की लिस्ट में है कि सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ मुकदमों की संख्या बढ़ेगी जैसा बढ़ रही है जी। मुख्य आरोपी तो संभल हिंसा मामले में है। तो क्या होता है कि जब एक केस दर्ज होता है उसके बाद 2-4 केस और दर्ज होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक कानून है गैंगस्टर एक्ट, और गैंगस्टर एक्ट के मामले में इन लोगों को नामजद किया जाता है। और फिर गैंगस्टर एक्ट में आपका नाम आया, उसके बाद आपके खिलाफ मुकदमे चलते रहेंगे, लेकिन पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, जैसा कि दूसरे कई लोगों की हो चुकी है। और ये तो तय है कि जो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है जी, जो 1100 पन्ने की चार्जशीट की बात आपने की, उस चार्जशीट में यह बताया गया है कि जियाउर रहमान बर्क केवल ये नहीं कर रहा था कि नेता की तरह भाषण दे दिया और भाषण देने के बाद अपने पतली गली से निकल लिया और केवल पॉलिटिकल एजेंडा। देखिए, 2 तरह के एजेंडे होते हैं। एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो कई राजनेता ऐसा करते हैं कि बाहर जाकर आपको वो बातें करनी है जिससे एक वर्ग विशेष या फिर आपका वोट आधार जो लोग आपके साथ हैं वो खुश हो जाए, लेकिन उसके खुश होने के लिए आपको उससे आगे की सीढ़ियां तय नहीं करनी है। और वो भाषणबाजी करके चले आते हैं, लोग खुश हो गए, तालियां बजा लिए, लगा कि सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव भी करते हैं। मुस्लिम मोहल्लों में जाएंगे तो मुसलमानों की भाषा बोलेंगे, तालियां बटोरेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव इनके लिए हाथ में बंदूक और तलवार लेकर चल रहे हैं? क्या इन लोगों को फंड दे रहा है कि नहीं नहीं हथियार ले आओ, लोग ले आओ, पैसे ले आओ, कॉन्स्पिरेसी कर लो? ये सारे उनके उन दायरों से वो बाहर निकल चुका है कि नहीं नहीं ये सब में जाएंगे तो फिर राजनीति ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ये बर्क जो है पॉलिटिकली ऐसा पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा था, बल्कि केवल राजनीतिक एजेंडा भी नहीं था, इसका एजेंडा इस्लामिक था कि राजनीति तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक इस्लामिक एजेंडा होगा हमारा। मतलब जब सर्वे की टीम आएगी तो उससे निपटा कैसे जाएगा, और फिर योगी की सरकार को चैलेंज कैसे किया जाएगा, फिर ऑथोरिटी अपने पास कैसे रखी जाएगी, फिर इतना ज्यादा हंगामा कैसे किया जाएगा कि जिसकी गुंज
दिल्ली में बैठे सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी सुनाई पड़े। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का जो स्टैंड है बर्क को लेकर, पूरे मामले में मुख्य आरोपी इनको बनाया गया है, कई मामलों में आरोपी भी हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव उस तरह से बचाव में नहीं आ रहे जिस तरह से शुरुआती इस मामले में आ रहे थे। देखिए, उस समय कोई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आई थी। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि इसका नंबर तो आ गया, अब इस मामले में जितने सबूत सामने हैं उसमें कैसे डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि वही बातें थी कि कॉन्स्पिरेसी जो चल रही थी, इन सारे कॉन्स्पिरेसी में एक व्यक्ति जो कि अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ है, मतलब बर्क के साथ, बर्क के पूरे परिवार के साथ कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिसका सीधा कनेक्शन था, उसके छत्र छाया में पल रहा था। जैसे सारिक साटा के बारे में कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया है कि सारिक साटा का पूरा गैंग है जो बर्क परिवार के छत्र छाया में पलता रहा और एक दशक से, लगभग 10 सालों से ये लोग उसका सपोर्ट कर रहा था, और वो बाहर बैठा हुआ है तो उसका अंतरराष्ट्रीय जो इस्लामिक गैंग है, मतलब वो जो कि करता तो गैंगस्टर का काम है लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए मुसलमानों का उपयोग करता है। जैसे कई तरह के इलाकों में होते हैं, बिहार में जब अपराध और गैंगस्टर हुआ करते थे, और अभी भी जो है वो जातीय रंग में रंगा रहता है, बोलता है हम अपने जाति के बड़े बड़े माफिया हैं तो हम अपने जाति की सुरक्षा करते हैं। ये परसेप्शन ही रॉबिन हुड परसेप्शन चलती आ रही है सालों साल से। तो इसी तरह के ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। और चूंकि ये लोग कुछ ऐसे देश के खुफिया एजेंसियों की कठपुतली ही बन जाती है, जैसे आईएसआई जैसे, ये लोग अब सोचते हैं कि पाकिस्तान का कोई नागरिक अगर भारत में जाकर खुफियागिरी करेगा तो फिर पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ के लोग ही पकड़ लो। जैसे इन लोगों ने दाऊद इब्राहिम का इस्तेमाल किया, वैसे ही इन गैंगस्टर का इस्तेमाल करता है। मुस्लिम गैंगस्टर जितने होते हैं उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है, जो पड़ गया उसके पाले में वो फिर केवल गैंगस्टर नहीं रह गया बल्कि आतंकवादी बन गया। जैसे ये अंसारी परिवार के बारे में भी रिपोर्ट आई कि इसका भी कहीं न कहीं ये भूमिका थी और ये कनेक्टेड था, हथियार भी लाता था, पैसा भी लाता था आईएसआई से, और उसके लिए काम भी करता था, अपने गुंडों का, अपने लोगों का इस्तेमाल करता था उसके लिए। तो उसी तरीके से बर्क ने किया, बर्क ने पूरी व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था में ये देखा कि देखो कल भी टीम आएगी सर्वे की, तो सर्वे की टीम के आने के बाद हमको ये 3-4 काम करना है। एक तो इतना हंगामा होना जरूरी है कि जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़े और सुप्रीम कोर्ट के जज इसको सुने, जानकारी लें कि नहीं संभल शाही मस्जिद विवाद में अब हिंसा होने लगी है और हिंसा के कारण अब सर्वे को स्थगित करना चाहिए जी। अब ये एक एजेंडा था। अब इसके लिए सामान्य तरीके से तो काम चलता नहीं। जैसे दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के समय ये दौरा था और उस समय सीए के खिलाफ आंदोलन में कुछ लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इसको हम पहुंचाएं, इंटरनेशनल मीडिया कैसे कवर करे, तो डोनाल्ड ट्रंप को आना है, उस समय कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे दंगा फसाद हो जाए। और दिल्ली में दंगा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा हुआ कि फिर मारपीट हो रहा है, मुसलमान मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ परेशानी हो रही है। जो तरीके इन लोगों ने अपनाए थे वही संभल में भी यही था कि हिंसा करो, मारपीट करोगे तो ये तो पता ही है कि आज की पुलिस चुपचाप बैठ के देखेगी नहीं, पीछे नहीं हटेगी, गोली चलाएगी। और गोली चली, 4 लोग मारे गए, हंगामा इतना हुआ, राहुल प्रियंका जैसे लोगों को भी जाने की कोशिश करनी पड़ी। हालांकि हाईवे से ही लौट जाना पड़ा, लेकिन फिर जाने की कोशिश तो इन लोगों ने की और अखिलेश यादव मैदान में कूद गए, नहीं वर्ग की कोई भूमिका नहीं। अब ये सारा सामने आ गया है। तो इसमें एक तो क्रिमिनल, दूसरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और तीसरा एक जिहादी एजेंडा, ये सारे चार्जेस बर्क के ऊपर लगेंगे। तो सबसे पहले गैंगस्टर एक्ट में फंसेगा, 2 साल के लिए सजा कम से कम होगी और उस 2 साल की सजा के साथ साथ इसकी सांस दी जाएगी। और फिर अब आगे आजम खान जिस तरीके से संघर्ष कर रहा है वापसी के लिए, वैसे ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो बर्क का काम तो हो गया, अब बर्क के इर्द गिर्द दूसरे लोगों का काम तमाम होगा।
जैसे कि 2750 लोगों की बात आपने की, केस दर्ज है तो गिरफ्तारी तो होगी। ये 96 लोग अरेस्ट हुए हैं, वो संख्या उतनी ही तो नहीं रहेगी जी, उसके बाद भी बढ़ेगी, क्योंकि पुलिस ने जो तरीके अपनाए हैं उसमें पहली बार उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो लोकल थे, जिसके बारे में जानकारी मिली। फिर उसके बाद ये कहा गया कि इन लोगों के सगे संबंधी कौन हैं, उसके बारे में तीसरे स्तर पर देखा गया कि जो रीचेबल है ही नहीं, अनरीचेबल है, वो कहां से आया था। अब उसके पास जाने के लिए कुछ न कुछ सोर्सेस चाहिए कि ये लोग कौन कौन से थे, 2750 लोग, तो सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। और इसलिए शाही जामा मस्जिद का यह विवाद अब केवल यहीं तक नहीं थमेगा। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ने भी जो फैसले दिए सर्वे के, वो सर्वे इसी के पक्ष में था कि सर्वे से क्या तकलीफ हो सकती है भाई। सर्वे का मतलब होता है फाइंडिंग्स, आपको निकालना है, तो निकालने के लिए सबूत जो है वो आपके पक्ष में भी हो सकते हैं। अगर सर्वे की टीम यही सबूत ले आए कि नहीं ये तो 300-400 सालों से जो मस्जिद बनी है वो मस्जिद पहले कभी मंदिर के ऊपर नहीं बनी थी, ये खाली सपाट जमीन थी, तो आपका फायदा हो जाएगा। इसीलिए जब तक सबूत नहीं है तब तक ये विवाद खत्म नहीं होगा। तो सबूत आने के लिए जरूरी है सर्वे करना, तो सर्वे के लिए अनुमति मिल गई। अब आगे ये हिंसा मामले में कार्रवाई हो गई है, तो आगे सर्वे जब होगा तो अब न वर्ग की हिम्मत होगी और न आसपास के लोगों की हिम्मत होगी कि फिर से वैसे ही भिड़ंत कर ले सर्वे टीम और पुलिस के साथ। तो मतलब ये मामला अब पेचीदा नहीं रहा, बल्कि स्पष्ट है कि कोर्ट का फैसला आते ही फिर से सर्वे शुरू होगा और फिर से ये शाही जामा मस्जिद जो है वो ताला लटका हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क जो हैं वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनकी सांसदी जा सकती है अगर वो जेल जाते हैं। वैसे जो सबूत सामने आ रहे हैं उनसे साफ है कि वो कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। जमानत पर बाहर बर्क ने इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया है, लेकिन अभी तक बर्क के साथ जिस तरह से अखिलेश यादव का रवैया रहा है वो भी ये बता रहा है कि उन्होंने भी बर्क से पल्ला झाड़ लिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।